ठीक है, तो डिफरेंट था थोड़ा सा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कैम प्लांट्स पे। आप सिर्फ इतना याद रखो कि कैम कौन से प्लांट्स हैं जो जीरोफिटिक या ड्राई कंडीशंस में मिलते हैं, जीरोफिटिक बोलते हैं उनको, जैसे कैक्टस एंड ऑल। इसके एग्जांपल्स याद रख लो, जैसे पाइनएप्पल और कैक्टस, क्रेसुलेसी फैमिली के। ठीक है, इनमें क्या है, इनका स्टोमेटा रात में क्या होता है, दिन में क्लोज रहेगा और रात में ओपन होगा, क्योंकि इन्हें क्या करना है, ये ड्राई कंडीशंस में जब प्लांट रह रहे हैं तो इनको वाटर सेव करना पड़ेगा। वाटर क्या करना है, इन्हें सेव करना है। तो वाटर सेव करने की वजह से ये रात में स्टोमेटा इनके ओपन होते हैं। तब क्या होगा, देखो यहाँ देखो डायग्राम में, स्टोमेटा ओपन होगा तब CO2 एंटर होगा, फिर वो क्या होगा, PEP से कंबाइन होगा और C4 एसिड बनाएगा। ये काम होगा रात में। जब दिन निकलेगा तब ये C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होके क्या करेगा, सिमिलरली जैसे उस पे था, C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होके ब्रेक होगा और CO2 रिलीज करेगा। उसके बाद वहां पर केल्विन साइकिल रन करेगी। ठीक है, तो बस यहाँ पे डे और नाइट का चेंज है, डे और नाइट। ठीक है, ये आउट ऑफ द वो है, बातें करते हैं। ठीक है, हाँ बातें करनी भी जरूरी है, कोई बात नहीं। सही है, तो ये सिंपल सा बता दिया। अब इसके मेन याद रखने हैं आपको एग्जाम्पल की, कैक्टस एंड ऑल इसके एग्जाम्पल्स हैं और इसमें डे और नाइट का डिफरेंस है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं होगी क्योंकि दिन में स्टोमेटा क्लोज है तो CO2 आ ही नहीं पाएगी लीफ के अंदर, और जब CO2 नहीं आएगी तो क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन ऑफ CO2 हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन देखो, पिछली क्लास में हमने बात करी थी किसकी, रुबिस्को की बात करी थी। रुबिस्को क्या था, मेन एंजाइम था, ध्यान आ रहा है। रुबिस्को एक मेन एंजाइम था जो कहाँ यूज हो रहा था, जब हम केल्विन साइकिल में RuBP को CO2 से कंबाइन कर रहे थे तो रुबिस्को काम कर रहा था ना, ध्यान है सबको। क्या बनेगा यहाँ, PGA। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या थी, यहाँ कंडीशन थी कि रुबिस्को कंबाइन हो रहा था CO2 से। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि रुबिस्को की एफिनिटी ना, कंबाइन होने की कैपेसिटी CO2 से भी होती है और साथ के साथ ऑक्सीजन से भी होती है, दोनों से कंबाइन कर सकता है। तो C3 साइकिल में क्या होता है, C3 साइकिल में ये दोनों से ही कंबाइन करता है। जब CO2 से कंबाइन करेगा तो क्या हो रहा था, तो हमारा शुगर बन रहा था फाइनल। ठीक है, हमारा मोटिव क्या था, फूड का प्रोडक्शन करना, तो फूड वहां पर बन रहा था। लेकिन जब ये क्या करता है, रुबिस्को ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो ये एक वेस्ट प्रोसेस है। वेस्ट, ये क्या करता है, जितना हमारे पास फूड है या जितना हमारे पास क्या था, ATP था, उसको तो ले लेगा लेकिन फूड का प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो एक तरीके से वेस्ट प्रोसेस है, और इस वेस्ट प्रोसेस की वजह से C3 सब प्लांट्स की क्या होती है, एफिशिएंसी ना लो होती है। प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी क्या बोल सकते हो, प्रोडक्टिविटी इन कंपैरिजन टू C4 प्लांट्स, क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अगर रुबिस्को किससे कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन से कंबाइन होके प्रोडक्ट बना रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, ये C3 प्लांट्स में होता है, C4 प्लांट्स में नहीं होगा। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट, ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एब्सेंट है, ये क्वेश्चन आएगा और ये ध्यान रखना है बिल्कुल कि C4 प्लांट में, अब कोई बताएगा मुझे ये क्यों नहीं होता वहां पर। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, क्योंकि आप देखो रुबिस्को कहाँ है, वहां छुपा हुआ है, ध्यान आ रहा है। बंडल शीथ सेल्स के अंदर क्या था, रुबिस्को छुपा हुआ था। सबसे अंदर था वस्कुलर बंडल, फिर थी हमारी बंडल शीथ सेल्स, और उसके बाहर क्या थी, मीजोफिल सेल्स, है ना। तो यहाँ पर क्या था, हमारा वस्कुलर बंडल के बाहर जो ये बंडल शीथ सेल है इसके अंदर था हमारा रुबिस्को। तो यहाँ तक क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता। जब हमने C4 साइकिल पढ़ी थी, देखो इधर डायग्राम में, इसमें देखो, जब हमने C4 साइकिल पढ़ी थी तो हमने देखा था C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है बंडल शीट सेल में जाके। तो रुबिस्को के आसपास ना वो कंसंट्रेशन CO2 की बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से ऑक्सीजन उसके पास नहीं है, CO2 ही CO2 है, तो वो सिर्फ और सिर्फ CO2 से कंबाइन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन से उस केस में वो कंबाइन नहीं हो पाएगा, और जब ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं होगा
तो वहां पर फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, C3 प्लांट्स में होता है। और इसी वजह से क्या होता है, C3 प्लांट्स की एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि थोड़ा सा रुबिस्को कहाँ यूज हो गया, वो ऑक्सीजन के साथ जाके लग गया, वो CO2 के साथ नहीं मिक्स होगा, तो वो कोई भी शुगर नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन जब होता है, यानी कि जब रुबिस्को किससे कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, तो वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, जब कंबाइन होता है तो वो बनाएगा रुबिस्को प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो से बना है फॉस्फोग्लिसरेट, दो मॉलिक्यूल बनेंगे। एक बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट जो PGA था, ठीक है, जो केल्विन साइकिल में भी बन रहा था, तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड था। एक बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोग्लाइकोलेट ये क्या है, ये 2 कार्बन का एक कंपाउंड है। ठीक है, 2 कार्बन का, यहाँ लिखा भी है, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल वो। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या फॉर्मेशन करता है, 2 मॉलिक्यूल कंपाउंड का, जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। समझ आएगा, यहाँ देखो इस साइकिल में देखो, इसने क्या बनाया, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाया, उसके बाद ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा, CO2 रिलीज करेगा और यूटिलाइज कर रहा है ATP को, लेकिन शुगर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्या प्रोसेस है, ये है पूरा फोटो रेस्पिरेशन। और एक तरीके से ये नॉन प्रोडक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी फूड नहीं बन रहा है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एंजाइम यूज हो रहा है। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव। समझ आ गई ये बात सबको, C4 प्लांट्स में नहीं होता, C3 में होता है, और 2 मॉलिक्यूल का एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये 2 मॉलिक्यूल वाला है, 2 कार्बन का। ठीक है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि फोटो रेस्पिरेशन में जब रुबिस्को ऑक्सीजन के कंबाइन होता है तो कितने मॉलिक्यूल का कंपाउंड बनता है, एक कंपाउंड बनेगा 3 कार्बन का, एक कंपाउंड बनेगा 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन वाले का क्या नाम है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। सही है, ये याद रहेगा। अब नेक्स्ट, मैम जो बुक में रिएक्शन दी हुई है 2 × 3 PGA, ये वही वाली है? हाँ ये मैंने सॉल्ट करके लिखी है, वो रिएक्शन वही है। वो जो दी है वो तो शायद नॉर्मल कंडीशन वाली दी है, रुबिस्को और CO2 से कंबाइन करा है ना वो तो, यस मैम। वो तो नॉर्मल कंडीशन की दी है। जब ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, जब रुबिस्को ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तब उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है ना, ओके मैम। बाकी तो वो नॉर्मल अगर CO2 से कंबाइन हो गया जैसे यहाँ हो रहा है, तो वो तो फिर केल्विन साइकिल ही चलेगी ना, ये जो बनना है हमारा। ठीक है, चलो अब देखते हैं लास्ट टॉपिक एक है फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो वेरियस फैक्टर्स आर देयर, जैसे मेजर जो फैक्टर्स है, कुछ फैक्टर्स इंटरनल हो सकते हैं प्लांट के, कुछ होंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी, टेम्परेचर कितना है, और CO2 का कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें एक फैक्टर होता है, मान लो जैसे 3 फैक्टर है, एक लाइट हो गया, टेम्परेचर और CO2, प्लांट एक साथ ही ले रहा है ना तीनों चीजों को, दिन में लाइट भी आ रही है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा और CO2 का कंसंट्रेशन भी है। लेकिन इन 3 कंडीशन में अगर एक प्लांट है, ठीक है, उसको लाइट मिल रही है, ऑक्सीजन CO2 भी है कुछ एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, वाटर भी ले रहा है प्लांट नीचे से, और साथ के साथ क्या है, टेम्परेचर भी हो गई कुछ ना कुछ। इस कंडीशन में 3-4 फैक्टर है, लेकिन जो फैक्टर सबसे कम है, ठीक है, जो फैक्टर सबसे मिनिमम वैल्यू पे है, उस फैक्टर को हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, मान लो लाइट फुल ऑन आ रही है, CO2 भी प्रॉपर थी, वाटर भी मिल रहा है, लेकिन टेम्परेचर ठंड का टाइम है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या चाहिए, मान लो 25 से 35 के बीच में होना चाहिए टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर कितना है, 24 के आसपास है। तो अगर देखा जाए तो इन चारों फैक्टर्स में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, फोटोसिंथेसिस की ज्यादा होगा या नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्योंकि वो अगर ज्यादा नीचे चला गया टेम्परेचर, ठंड ज्यादा हो गई, तो उस केस में क्या है, टेम्परेचर एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। समझ आई बात। इसी केस को हम ऐसे भी ले सकते हैं, मान लो टेम्परेचर नॉर्मल था, गर्मियों के दिन है, टेम्परेचर आपका आराम से होगा ही, फिर 35 से ऊपर ही होगा, लेकिन मान लो पानी नहीं मिल रहा, ठीक है, या आप कह दो कि CO2 कम है एनवायरमेंट में, तो उस केस में जो भी फैक्टर ऐसा होगा, 4-5 चीजें हैं, जो फैक्टर सबसे कम होगा उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर।
उसकी वजह से बेसिकली फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो सकता है। समझ आया? और ये पूरा लॉ जो जिसने दिया था उनका नाम था ब्लैकमैन। इसको बोलते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। मतलब कौन सा फैक्टर ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस को लिमिट कर सकता है, एक बाउंड्री लगा सकता है कि हाँ फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो फैक्टर कोई सा भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। ठीक है, जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, यहाँ लिखा है डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस को, इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज। मान लो 24 से 22 हो गया टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम होगा तो ट्रॉपिकल प्लांट तो नहीं सर्वाइव कर पाएगा ना। हमारे यहाँ का प्लांट, जो प्लांट हमारे आसपास के एरिया में मिलता है वो ज्यादा 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर पे कैसे सर्वाइव करें? ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से ही होते हैं प्लांट भी। और जो पहाड़ों पे मिल रहा है प्लांट वो 0 डिग्री माइनस पे भी सर्वाइव कर लेते हैं, वो 25 और 26 पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड्स कि कौन सा फैक्टर है जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस को या प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। और ये किसने दिया है? ब्लैकमैन ने। तो ये याद रखना। मैम जो नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है? मिनिमम वैल्यू यही बताया कि मान लो 4 फैक्टर थे ना, ये कितने फैक्टर है? मान लो 1, ये 2 है, ये 3 है और एक मैंने ले लिया वाटर। 4 फैक्टर में 3 ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी भी है कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि रेंज तो वेरी करेगी। ठीक है, लाइट भी ऐसा नहीं है कि फिक्स ही है, लाइट कम भी होगी ज्यादा भी होगी, लेकिन जो सबसे नीचे वैल्यू है, जिस फैक्टर की सबसे कम लिमिट है, समझ रहे हो, जिसका खत्म होना मान लो तय है। मान लो ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर बिल्कुल मैंने बताया ना कि 24 पे पहुंच गया, वो अगर जरा सा भी उससे कम हुआ, 4 चीजें हैं। मान लो आपके पास क्या है, आपको कुछ बनाना है, ठीक है, और आपके पास पैसे खत्म होने वाले, तो पैसा क्या है? लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा ना। आपको सामान खरीदने जाना है लेकिन पैसे ही नहीं है, उतने क्वांटिटी नहीं है आपके पास पैसे की कि आप सारा सामान जो खरीदना चाहते थे वो आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि लिमिटिंग क्या है? आपके पास लिमिटेड पैसा है। मान लो आप शॉप पे जा रहे हो, आपने सोचा मैं 6 चीजें खरीदूंगा, लेकिन पैसे लेके गए आप 4 चीजों के, तो लिमिटिंग क्या हुआ? मनी हुई ना लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि सामान तो आप खरीद सकते हो, शॉप पे भी आप खड़े ही हो, लेकिन लिमिट क्या है? लिमिट लगा दी मनी ने, क्योंकि पैसे ही नहीं है आपके पास। सिमिलर यहाँ पर केस है कि टेम्परेचर ने लिमिट लगा दी, उसके पास प्लांट के पास लाइट भी थी, CO2 भी था, वाटर भी था, लेकिन टेम्परेचर नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो उस केस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये है लिमिटिंग। जिस चीज से क्या हो रहा है, प्रॉपर प्रोसेस रुक रहा है कहीं ना कहीं, वो कोई सा भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, CO2 भी, लाइट भी। ठीक है, और ये लॉ जिसने दिया था ये नाम से आता है कि ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है। ठीक है, तो ये मोस्टली ऐसे ही आता है नाम के अकॉर्डिंग। अब जैसे तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर होगा तो उसमें आपको ये एज इट इज प्रोसेस लिखना ही पड़ेगा, मतलब अगर नाम से आता है कि व्हाट इज ब्लैकमैन्स लॉ, ठीक है, तो ये एज इट इज याद कर लेना इसको। क्या मैम? सही है। अब 3 फैक्टर है, जैसे नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी क्या होगी? इनिशियली लाइट की इंटेंसिटी कम है तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम होगा। जैसे जैसे इंक्रीज होगी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट पे आने के बाद फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि सैचुरेशन आ जाएगा। उससे ज्यादा कितनी लाइट क्यों ना इंक्रीज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर फिर वही कंडीशन आ जाएगी क्या, कि क्लोरोफिल एक लिमिटेड कैपेसिटी तक या लिमिटेड वेवलेंथ पे ही एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, तो वो सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद कितनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़े वो नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी ऑप्टिमल होता है वैसे तो ये, लेकिन डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। ठीक है, जो हिमालयन रीजन के प्लांट है, जो टेम्परेट रीजन के प्लांट है, वो अलग टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं और यहाँ के अलग करते हैं। ठीक है, तो ये वेरी करेगी प्लांट टू प्लांट, एरिया टू एरिया। दूसरी बात है CO2 का कंसंट्रेशन। CO2 के केस में लिखा है लो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज 0.03 से 0.05 के केस में बोलते हैं कि 0.03 तक हो सकती है तो वेल एंड गुड, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर बहुत कम है तो पहले तो ऑब्वियसली लो ही होगा, डिक्रीज होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा अगर CO2 का लेवल, तो फोटोसिंथेसिस का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भी सैचुरेशन आ जाएगा, उसके बाद CO2 कितना ही होना बढ़ जाए, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम से ही है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन यही आएगा बेसिकली कि फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। ग्राफ वगैरह ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, ये समझाने के लिए लगे हैं बस आप। ठीक है, और कुछ है फिर इंटरनल फैक्टर्स।
इंटरनल फैक्टर किस पे डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा है, प्लांट की लीफ कैसी है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहे हैं, ठीक है, भाई क्लोरोफिल बनाने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, या उस केस में प्लांट का एज कितना है, ठीक है, नया प्लांट है उस पे मान लो पत्ती एक दो होंगी तो वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस थोड़ी करेगा, बिग प्लांट है तो उसका अलग रेट होगा। तो ये सब चीजें भी डिपेंड करती है। तो ये है इंटरनल फैक्टर्स कि लीफ का एज कैसा है, एंगल कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है, यही सब लिखा है इसमें, थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल। तो ये इंटरनल फैक्टर्स है कि लीफ का साइज, छोटी लीफ है बड़ी लीफ है, तो ये प्लांट के हिसाब से वेरी करेगा ऊपर नीचे। मेन एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, ये दोबारा से वही चीजें लिखी है, इसको पढ़ लेना एक बारी, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें, समझाने वाला कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो दिस बुक में तो नहीं दिया हुआ है, हाँ जी, बुक में तो नहीं दिया हुआ है इंटरनल। दिया हुआ तभी तो नहीं बता रही मैं, ये वैसे जस्ट में इन केस आपको देखना हो, बुक में नहीं दिया हुआ है। बुक का जो इम्पोर्टेंट है वो ब्लैकमैन्स का लॉ है, ठीक है, ब्लैक का लॉ इम्पोर्टेंट है, और एक ये बुक का तुम्हारा दिया हुआ है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया है कि जैसे जैसे CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, हमने देखा ना, CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए टेक्निक निकाली गई, क्या, जैसे हम करते हैं ग्रीन हाउस क्रॉप्स होते हैं ना, ग्रीन हाउस के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने, सुना है ना ग्रीन हाउस के बारे में? yes, हो सकता है देखा भी हो ग्रीन हाउस का सेटअप। तो उस वजह से इस चीज को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने, या हम देखें तो रियल बेसिस पर दो प्लांट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करा गया है, उनको बोल देते हैं दोनों को ग्रीन हाउस क्रॉप्स। तो ये एग्जाम्पल आया हुआ है क्वेश्चन कि कौन से ग्रीन हाउस प्लांट्स की या क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया है इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। तो उस केस में आपका आंसर होगा टोमेटो और बेल पेपर, ठीक है, इन दोनों को ग्रो करा जब उन्होंने ग्रीन हाउस एनवायरमेंट में, तो उन्होंने देखा इन दोनों प्लांट्स की क्या हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, जैसे जैसे CO2 उन्होंने बढ़ाया तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा, उन्हें अच्छा फ्रूट और प्रोडक्शन मिला दोनों का, ठीक है। तो ये बुक में आपकी दिया हुआ है NCERT में, इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो साइंटिस्ट वगैरह ने करा और उन्हें रिजल्ट मिले। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, यही पूछेगा कि कौन से प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो टोमेटो और बेल पेपर। ग्रीन हाउस बेटा वो होता है जिसमें लिमिटेड एनवायरनमेंट में ना, एक क्या कर रहे हो आपने, प्लांट्स को ऐसे डोम शेप बनाते हैं ग्लास का, उसमें क्या करेंगे, प्लांट को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में देंगे, ऐसे फील्ड में नहीं छोड़ेंगे प्लांट्स को, उनको क्या देंगे, CO2 भी लिमिटेड देंगे, वहां पे सब चेक होके जाएगा कि इतना CO2 का लेवल होना चाहिए, वाटर ऐसे दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा, हर चीज क्या होगी, हर चीज नाप के और हिसाब से दी जाएगी, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगा पूरा, ठीक है, टेम्परेचर भी कंट्रोल हो रहा है, CO2 भी कंट्रोल हो रही है, सब कुछ कंट्रोल होगा। एक तरीके से ग्रीन हाउस को बोलते थे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपने क्रॉप्स को ग्रो करा, ठीक है, ऐसे नहीं कि फील्ड में छोड़ दिया, प्रॉपर सेटअप होता है, ऐसे करके लगाया जाता है, उसमें पानी का अलग टाइम होगा, सब कुछ फिक्स, ठीक है। तो उस एनवायरनमेंट, मैम नर्सरी में होता है। हाँ, नर्सरी से भी ज्यादा हाई लेवल का होता है वो तो, और उसमें तो अंदर पंखे भी लगे होते हैं, बल्कि कि उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना भाई, उन्हें टेम्परेचर मेंटेन करना है। मान लो टमाटर उगा रहे हैं, टमाटर का रेट कितना है, 25 से 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और गर्मियों के दिन है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे क्या लगाएंगे, फैंस भी लगा देंगे, वो स्प्रिंकलर्स लगाएंगे जिससे बिल्कुल टेम्परेचर हिले ही ना, वहां से रेंज से बाहर नहीं जाए, ठीक है। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो करना, ठीक है, बड़े हो गए तो देखना कभी मिलेगा मौका जाए ना, सही है जी। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, सही है, इसको पढ़ना एक बारी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन स्कूल में करा दिया तुम लोग के? नो मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा करा दिया, बढ़िया, इसने माइक भी ऑन कर रखा है। मैम मेरे स्कूल में मैम ने पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करवा दी। हाँ मिक्स चल रहा है बच्चों का, किसी में प्लांट चल रहा है, किसी में, हम ना ये वाला चैप्टर और करेंगे, इसके बाद हम ह्यूमन पे ही आने वाले हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर के बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर छोटा ही है फिर, ये वाला जो हम करने वाले हैं छोटा सा ही है। 15 चैप्टर है ना।
लेंथी इन द सेंस पता है किस वे में लेंथी है? लेंथी इसलिए लग रहा है आप लोगों को क्योंकि 15 है ना। प्रोसेस याद करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को? 15 नहीं होगा, नहीं नहीं 15 भी होगा, लेकिन फिजियोलॉजी बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, इसलिए फिजियोलॉजी पे आएंगे पहले, ठीक है? समझ गए? समझ गए। एक ओके सेकंड। मैम। और इस चैप्टर में आपको ना सारे वो याद करने पड़ेंगे। कितने बच्चों ने पढ़ लिया ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑल? नहीं पढ़ा? बाकी पढ़ लिया मैम ये चैप्टर तो छोटा है ना। हाँ छोटा, इन फोटोसिंथेसिस के कंपैरिजन में तो ये छोटा है चैप्टर। 3 प्रोसेस है, आपको 3 प्रोसेस पढ़ने हैं बेसिकली, है ना? लेकिन ये है कि आपको पूरे पूरे प्रोसेस ही याद करने पड़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या स्टेप्स हैं, है ना? और उसके बाद क्रैब साइकिल पढ़ेंगे, उसमें क्या स्टेप्स हैं, तो ये वो आपको याद करने पड़ेंगे कि किसके बाद क्या बन रहा है, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट। दिख रही है स्क्रीन? चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है बच्चों के यहाँ फिजियोलॉजी चल रही है उसकी, ह्यूमन की ना। ठीक है चलो, अब देखो, अब इस पर हम स्लाइड बाय स्लाइड नहीं जाते, एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि भाई अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से हमारा फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलके क्या बना दिया? फूड बना दिया। और ये काम भी सभी नहीं कर सकते। कौन से कर रहे हैं? जो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स हैं यानी कि हमने देखा था कौन कौन? प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि बीजीए, ठीक है? इन्होंने फूड का प्रोडक्शन तो कर लिया, एटीपी इन्होंने यूज करा जो लाइट और डार्क फेज में डिवाइडेड था। लाइट फेज में बना हमारा एटीपी और एनएडीपीएच, और वो प्रोडक्ट्स यूज हुए लाइट फेज के, तो हमारा लास्ट में फूड का प्रोडक्शन हुआ। अब बेसिकली हम बात करें कि हमें एनर्जी कैसे मिल रही है। जैसे हम भी खाना खा रहे हैं, हम तो बना नहीं रहे खाना, ये तो फिर भी खुद बना रहे हैं, हम तो बना बना हुआ खा रहे हैं, हम हैं हेट्रोट्रॉफ्स। लेकिन बेसिक मोटिव क्या है खाने का? बेसिक मोटिव ऑटोट्रॉफ के केस में भी और हेट्रोट्रॉफ्स के केस में भी है एनर्जी, कि फूड से ना एनर्जी निकाली जाए और वो एनर्जी यूज हो डिफरेंट केमिकल प्रोसेस में, डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस में जो हमारी बॉडी में चल रहे हैं, है ना? चाहे वो कोई सा भी फंक्शन है, सबके लिए क्या चाहिए? सबके लिए हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का जो इकलौता सोर्स है जिसकी हम बात करते हैं वो क्या है? वो है एटीपी, ठीक है? तो बेसिक एम क्या है रेस्पिरेशन में? यहाँ पर ये एम है कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करा जाए? उनको ऑक्सीडाइज करा जाए, उनको ऑक्सीडाइज करा जाए, और ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी निकल रही है उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर करा जाए। और इस एटीपी को डिफरेंट टाइम पर जब भी रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट लोकेशन पर, है ना, और डिफरेंट सिनेरियोज में यूज कर लिया जाए। एक क्या बनाना है? हमें एक बैंक बनाना है, ठीक है? हमें एटीपी क्या करना है? हमें एनर्जी का एक सोर्स क्रिएट करना है। तो वो सोर्स क्रिएट करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? हमें फूड को ऑक्सीडाइज करना होगा, ब्रेक करना होगा, ठीक है? इसीलिए रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस को जैसे हमने एनाबॉलिक प्रोसेस बोला था, रेस्पिरेशन को हम बोल देते हैं इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। बोलते हैं ना, जिसने पढ़ा है? बोलते हैं रेस्पिरेशन को क्या बोल रहे हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, रेस्पिरेशन प्योरली कैटाबॉलिक नहीं होता, ये भी एम्फीबॉलिक होता है। एम्फीबॉलिक टर्म सुना है? नो मैम। एम्फीबॉलिक का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस हो गए, ठीक है? अभी हम देखेंगे, आगे देखते हैं नेक्स्ट पे। फोटोसिंथेसिस में सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है?
तो वो हमने बोल दिया कि दैट्स इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन में हम बोलते कि उल्टा होता है, इसमें तो फूड बन रहा था, फोटोसिंथेसिस में हमने क्या करा, फूड बनाया, ठीक है। और रेस्पिरेशन में हम बोल देते हैं फूड को ब्रेक कर रहे हैं, जो हमने भी खाना खाया वो अंदर जाके क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर उसके थ्रू हमें एनर्जी मिल रही है। हाँ, दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं फूड को ब्रेक कर रहे हैं, बेसिकली ब्रेक करके मिलेगी हमें एनर्जी, जिससे हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस चलेंगे। लेकिन रेस्पिरेशन प्योरली कैटाबॉलिक नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही बोलोगे कि इट्स एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस। एम्फी का मतलब कहीं भी आता है, अगर पूरी बायोलॉजी में एम्फी आ रहा है टर्म, तो इट मीन्स कि बोथ, उसके जो भी दोनों टर्म्स है यहाँ पे, जैसे एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों होंगे, तो एम्फीबॉलिक मीन्स इसमें एटाबॉन कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक दोनों तरीके के प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। कैटाबॉलिक हमने देख लिया कि फूड ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा फूड का, ऑक्सीडाइज करेंगे फूड को। लेकिन इसी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना और देखेंगे कि फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, फूड ब्रेक हो रहा है, तो उसमें से कुछ इंटरमीडिएट्स निकलेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट्स जो निकलेंगे उनसे क्या होता है, उनसे न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इंटरमीडिएट्स जो निकल रहे हैं उनसे और नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू भी बन रहा है और ब्रेक डाउन भी हो रहा है, तो इट्स एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस। समझ आ गई क्या है एम्फीबॉलिक? जब हम आगे पढ़ेंगे साइकिल्स, तब आप देखना इसमें जो इंटरमीडिएट्स निकलते हैं उनसे डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म में कोई भी रिएक्शन सिंगल नहीं है, सारी क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, पूरा एक नेटवर्क है, एक का प्रोडक्ट दूसरे में जा रहा है, दूसरे का इंटरमीडिएट तीसरे में जा रहा है, वो सब क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है कि एम्फीबॉलिक मेन प्रोसेस तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड का ही है, लेकिन उस चेन में से, उस साइकिल में से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे निकलेंगे जो बाकी नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो रेस्पिरेशन इज द ओवरऑल एम्फीबॉलिक प्रोसेस, सही है। चलो, यस मैम। तो ये चीजें हमने देख ली कि फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, ग्रीन प्लांट कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की हम बात करेंगे, अब हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि कैसे फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन फूड का क्या मतलब है कि हमें क्या करना है, हमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड था उसको ब्रेक करना है, और जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और सेम फिर वही बात, जब एनर्जी रिलीज होगी तो स्टोर कैसे करेंगे उसको, एटीपी की फॉर्म में। हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था ना कि एनर्जी रिलीज हो रही थी, जब लाइट फेज में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डाउन द हिल ट्रेवल कर रहा था, तो एनर्जी रिलीज हुई, उसके बाद हमने लास्ट में क्या देखा कि एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था ना वहां पर। सेम यहाँ पर होगा, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है वहां पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन रहा था एटीपी, ये वाला जो एटीपी बनेगा ये बनेगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ वाले जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर ध्यान हो तो, मैं बताया था ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ये वही चीज है। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जो पूरा एनर्जी निकल के आ रहा है उसके थ्रू हमारा एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और किस में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सही है। रेस्पिरेशन में भी एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है और वहां भी हो रहा है, सही है। वहां पे जो बन रहा है लेकिन क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस में एटीपी, वो हमारा लाइट फेज में बना, डार्क फेज में यूज हो गया, स्टोर तो नहीं हुआ ना वो। ये वाला जो एटीपी बनेगा ये डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में यूज होगा, ठीक है, कहीं भी जहां पे भी जब भी रिक्वायरमेंट है, सही है। यही लिखा है यहाँ पे, किसको बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। किसमें यूज होगा, डिफरेंट जो भी हमारे प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग, सब में एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, सब कहाँ से मिलेगी, एटीपी के थ्रू हमें एनर्जी मिलेगी, सही है। बोलो बच्चों, बेसिक समझ में आया कि पढ़ने क्या वाले हैं हम? Yes, ma'am. ठीक, यस मैम। तो ये हमने देख लिया कि रेस्पिरेशन क्या है, एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, हमें कंपाउंड्स को यानी कि फूड को क्या करना है, बेसिकली ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। और जिसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं उसको क्या बोलेंगे, जिसको इनिशियली रिएक्टेंट लेके चलते क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की टर्म्स में, सबस्ट्रेट। तो वही चीज उन्होंने बोली है। तो क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स, फैट्स और जो एसिड्स होते हैं बाकी, जैसे हम अपना खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है।
तो लेकिन सबसे ज्यादा जो एनर्जी का सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। बाकी प्रोटीन्स और फैट को ना स्टोर करके रखा जाता है। जब कंडीशन ऐसी है कि स्टारवेशन है, फूड नहीं मिल रहा, उस केस में बॉडी इन चीजों को यूज करती है। ठीक है ना, मान लो खाना नहीं खाया किसी ने, फास्ट रखा हुआ है, तो उस केस में इन चीजों का जो रिजर्व है, एक तरीके से स्टोर भी रखना पड़ेगा ना, तो एक तरीके से रिजर्व मटेरियल है, ये डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं होता। मेनली जो ऑक्सीडेशन होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है ज्यादातर, इनका लिमिटेड कैपेसिटी में होता है। ठीक है, जब अनअवेलेबल है कार्बोहाइड्रेट्स या कोई स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, चलो जैसे यहाँ लिखा है देखो, रेस्पिरेटरी में भी ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज, हमने देखा था ना कि ग्लाइकोजन क्या है, एक रिजर्व फूड है, ये एकदम से स्टार्च, ये वो नहीं होगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, सुक्रोज और प्लांट के केस में जैसे स्टार्च, ये भी रिजर्व फूड है, तो डायरेक्टली इनका नहीं होता। जो अदर सोर्सेज है, सिंपल सोर्सेज है, पहले उनको ऑक्सीडाइज कर जाता है, उनसे एनर्जी निकाली जाएगी। जो रिजर्व है उसको रिजर्व ही रखने की कोशिश करी जाएगी, कि जब ऐसी कंडीशन है कि चीजें अवेलेबल नहीं है तब हम उसको यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म लिखिए, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग का मतलब है जब कंडीशन ऐसी आ जाए कि हमें रिजर्व फूड को ऑक्सीडाइज करना पड़ रहा है, उससे एनर्जी लेनी पड़ रही है एडवर्स कंडीशन में, उस कंडीशन को बोल देते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। सही है। अदरवाइज क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, कि सेल में ये जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको आप ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ले रहे हो, तो वो हो गया सेलुलर। और रिजर्व फूड से थ्रू एनर्जी ले रहे हो जब सेल में अवेलेबल नहीं है, सेल में नॉर्मल फूड अवेलेबल नहीं है ऑक्सीडेशन के लिए, और आपको रिजर्व में से लेना पड़ रहा है, दैट इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। सही है। ये टर्म्स इतना जरूरी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बारी, और ये मैं आगे फिर बताऊंगी जब हम एक्सप्लेन करेंगे चीजें। आगे बढ़ते हैं, देखो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। रेस्पिरेशन के देखो बेसिकली दो टाइप है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक टर्म आपको पता होगा, पर्टेनिंग टू ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एरोबिक समझते हो ना सब, Yes, ma'am. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सही है। इस तरीके के रेस्पिरेशन को क्या चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, और ऐसे में क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा फूड का, ये याद रखना। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दो कंडीशन हो गई कि ऑक्सीडेशन पूरा होगा, जो भी फूड था वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और साथ में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा होता है एनएरोबिक। ये एनएरोबिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसमें होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, फूड पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और जब पूरा ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो एनर्जी भी यहां से कम मात्रा में निकलेगी, लेस एनर्जी। ठीक है, क्योंकि पूरा यूज ही नहीं हुआ फूड, तो पूरा यूज नहीं हुआ तो एनर्जी भी कम आएगी। इस कंडीशन में क्या था, एरोबिक में पूरा पूरा फूड यूज हो गया, तो यहाँ पर एनर्जी भी हमें ज्यादा निकलेगी। अभी हम जब कैलकुलेट करेंगे ना कहाँ से कितनी एनर्जी निकली तब देखना। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी कैसी होगी, मोर इन कंपैरिजन टू एनएरोबिक। तो बेसिकली जो हम इसमें पढ़ते हैं, हम ये देखेंगे स्टार्टिंग से कैसे फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होना शुरू होता है। सही है, लिंक कैसे हो रही है चीजें वो देखनी है आज। चलो, तो बेसिकली जैसे हम कोई भी फूड मटेरियल आया, और मेन फूड कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो क्या होता है, ग्लूकोज इज प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल फूड, सिंपलेस्ट फूड। तो ग्लूकोज में क्या होता है, सबसे पहले जब ग्लूकोज आएगा तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। किसके थ्रू होगा, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। और इसमें जब कंप्लीट 10 स्टेप का क्या चल जाता है, रिएक्शन चल जाते हैं, यानी कि 10 स्टेप के रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस में, 10 स्टेप्स के थ्रू होगा, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। सही है, पहली बात तो यही होगी। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है देखो, इस प्रोसेस में 2 एटीपी निकलेंगे। ठीक है, 2 एटीपी क्या हुए यहाँ पर, फॉर्म हुए। सिर्फ इतना देखो, आगे का मत देखना, आगे भी चलेगा। अभी सिर्फ क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। अब इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है,
इस चैप्टर में बच्चों लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है और कितना एटीपी उसमें फॉर्म हो रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस की बात देखी, तो कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। दूसरी बात कि इसमें कोई भी रोल नहीं है ऑक्सीजन का, ठीक है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन है तो भी होगा और एब्सेंस है तो भी होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इसको इफेक्ट नहीं करती। जैसे हमने देखा ना, एरोबिक और एनारोबिक दो तरीके के रेस्पिरेशन है। एरोबिक क्या होगा, प्रॉपरली ऑक्सीजन में होगा, और एनारोबिक एब्सेंस में होगा। तो ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन, ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक कॉमन प्रोसेस है। कॉमन प्रोसेस है किससे पहले, एरोबिक रेस्पिरेशन से भी पहले और एनएरोबिक से भी पहले, ठीक है। सबसे पहले फूड में क्या होगा, सबसे पहले फूड में ग्लाइकोलिसिस होगा, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस हो गया, उसके बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या चला जाएगा, फूड एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए चला जाएगा। और अगर ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल, एब्सेंट है, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। मैम पायरिक एसिड एक बार बता दीजिए। अभी ये पूरा प्रोसेस बताऊंगी मैं। अभी ये याद रखो कि ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो वहां पर पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। इतना याद रखो, अभी पूरा देखेंगे हम साइकिल कैसे चलती है। 10 मैम ग्लाइकोलिसिस दोनों में हो सकता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे हमने बोला ना कि एरोबिक में लिमिटेशन है, एरोबिक जब साइकिल चलेगी या एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। एरोबिक नाम ही इसलिए है, ठीक है। और एनएरोबिक नाम इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन अगर नहीं है, भाई आप देखो ना, हम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, ठीक है। प्लांट्स रह पा रहे, कुछ प्लांट्स रह भी लेते हो मे बी, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया की कंडीशन देखो आप, बैक्टीरिया में क्या है, कुछ ऑक्सीजन वाले हैं, कुछ नॉन ऑक्सीजन, एरोबिक एनारोबिक दोनों तरीके के बैक्टीरिया है ना। लेकिन फूड तो सभी बना रहे, फूड तो सबको चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो उस कंडीशन में क्या है, जो अनएरोबिक बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, वो फिर ये वाला प्रोसेस यूज करेगा फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। हालांकि एनर्जी कम मिलेगी लेकिन मिलेगी तो उसे, ठीक है ना। बाकी आपने देखो ईस्ट का नाम सुना होगा, ईस्ट सुना है ना। ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन, ठीक है। ये अकेला यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है जो क्या कर रहा है, जो फर्मेंटेशन कर रहा है। और फर्मेंटेशन कब होता है, जब अनएरोबिक कंडीशन होती है। अगर कंडीशन एरोबिक है तो उस कंडीशन में ये हो ही नहीं सकता। इसको देखो नेक्स्ट पेज पे दोबारा देखते हैं। फूड आया, फूड हम क्या ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है। फूड क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज पे क्या होगा, सबसे पहले होगी ग्लाइकोलिसिस साइकिल। साइकिल नहीं बोलते, पाथवे बोलते हैं, क्योंकि लीनियर प्रोसेस है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। जब ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो जाएगा, ये कितना है, ये 10 स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है। इससे क्या बनता है, इससे बनता है पायरुविक एसिड, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ यही हो गया कि ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। हाँ, ईएमपी पाथवे भी इसको बोलते हैं। पूरा पढ़ेंगे प्रोसेस, अभी मैं तुम्हें ब्रीफ बता रही हूँ। उसके बाद डिपेंड करता है कि पायरुविक एसिड ऑक्सीजन मिल रहा है सेल के अंदर या नहीं मिल रहा, ठीक है। अभी हम ये जनरल बात कर रहे हैं, ये कंडीशन किसी के भी अंदर हो सकती है, प्लांट के, एनिमल के, बैक्टीरिया के, ठीक है। किसी के भी अंदर हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है। तो ये दोनों उस पर डिपेंड करेगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वहां पर एरोबिक प्रोसेस होगा, ठीक है ना। कहाँ जाएगा, पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा। आगे क्या होता है, क्रेब्स साइकिल वगैरह होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, तो अनएरोबिक कंडीशंस में वो चला जाएगा। उस भाई फूड को क्या करना है, ब्रेक तो करना ही है ना, तो वो दूसरे प्रोसेस के थ्रू होगा। समझ आई बात, डिफरेंस कहां पर है। ये प्रोसेस कॉमन है, ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस और एब्सेंस इसको इफेक्ट नहीं करता, ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा, सही है। और दूसरी बात क्या याद रखनी, कहां पर होगा,
साइटोप्लाज्म में। ठीक है, चलो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन सीक्वेंस में पढ़ोगे ना तो फिर चीजें समझ आएंगी। तो इतना ही बात हो गई। अब देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में हो क्या रहा है। ये मत सोचना कि ये स्लाइड बीच में छोड़ दी, देखो दोबारा से इसको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा दिया हुआ है। ये सब वही लिखा है जो एनसीईआरटी में लिखा है तुम्हारी बुक में। देखो ये वही प्रोसेस है, लेकिन ये बाद में समझ में आएगा, अभी यहाँ नहीं देखते, थोड़ा मिक्स करके दिया हुआ है इसमें। तो पहली बात तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ईएमपी पाथवे देखते हैं आज, ठीक है, कि ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली हो क्या रहा है। तो पहली शर्त तो ये है कि ग्लाइकोलिसिस होगा कहाँ। हर प्रोसेस का आपको रिएक्शन का वो याद होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ पर है। ग्लाइकोलिसिस का लोकेशन कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल में डायरेक्टली होगा। सेल का साइटोप्लाज्म होगा ना अंदर, वहां पर होगा डायरेक्ट। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात जो संजना ने लिखी कि इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, किसके नाम पर, एम्बडन, मेयरऑफ और परनास। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके क्या करा, तीनों ने मिलके ग्लाइकोलिसिस पाथवे को डिस्कवर करा था, इसलिए इनके नाम पे इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी देखो ग्लूकोज चला, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है सिर्फ, एटीपी तो नहीं निकला ना। अभी ये आगे भी होगा, ये आगे भी ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां तक क्या हुआ है, यहां तक सिर्फ एक स्टेप का प्रोसेस हुआ है, या हम बोल सकते हैं सिर्फ फूड का पार्शियल ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, दूसरी बात कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। समझ आ गई बात। एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, जब पूरा ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। धीरे धीरे चलेंगे, ज्यादा जल्दी नहीं है, कोई भी चीजें क्लियर करना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक मॉलिक्यूल आया ग्लूकोज का, ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होने के बाद हमें क्या मिले, दो मॉलिक्यूल मिले पायरुविक एसिड के। दोनों में क्या है, ये कंडीशन कॉमन है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस उससे पहले होगा ही होगा। ठीक है, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। सही है, देखो यहाँ लिखा है अकर्स इन साइटोप्लाज्म इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाकी फिर डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन है या नहीं है। सही है, यहाँ पे नोल डायग्राम से दिखाया कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था और बाद में क्या बन गए, दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन गए। अब ये बनते कैसे हैं ये देखते हैं। ठीक है, 10 स्टेप का प्रोसेस है, कॉमन फेज है फॉर एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, ये जो जो पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना बच्चों, दीज आर इंपॉर्टेंट, कि 10 स्टेप का प्रोसेस है, कॉमन है दोनों के लिए, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, यहाँ देखो फिर लिखा है इन ग्लाइकोलिसिस नाइदर कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन नॉर लिबरेशन ऑफ CO2। ऑक्सीजन और CO2 का कोई रोल नहीं है, ऑक्सीजन है तब भी होगा, नहीं है तब भी होगा। एक ग्लूकोज से हमारे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे। आपकी बुक में ना 10 स्टेप का प्रोसेस भी दिया है, ये है बुक का डायग्राम, ये भी दिया है। डायरेक्ट ऐसे लिखने को नहीं आएगा शायद, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 10 स्टेप होती है, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनेंगे, साइटोप्लाज्म में होगा, कॉमन है एरोबिक और अनएरोबिक के लिए। दीज 4-5 बातें आर हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये याद होनी चाहिए बिल्कुल। अब दिस इज द प्रोसेस, ये क्या है, ये पूरा ग्लाइकोलिसिस है, इसमें 10 स्टेप्स है, इस वाले में देख लो, ये 10 स्टेप्स आपके लिखे हैं कि किसके बाद क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास आया ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ, एक बार जस्ट देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ देखो, पहले सिंपल ग्लूकोज था हमारे पास, उसमें क्या लगा दिया इन्होंने, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लगाया। तो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल कहाँ से आएगा, एक एटीपी यूज हुआ, यहाँ पे देख रहे हो, एटीपी क्या हुआ, यूज हो गया, बनना बनना तो दूर, पहले यूज कर लिया इसने, हो गया ना उल्टा काम, एटीपी कंज्यूम। सही है, तो ये बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 फॉस्फेट था, यहाँ पे 1,6 बिस फॉस्फेट, यहाँ पे फिर से 2 फॉस्फेट आ गए, तो एक एटीपी और कंज्यूम हुआ। ठीक है,
उसके बाद ये बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1 3 बिस फॉस्फेट 2 ग्लिसरेट। ये सब आपको नाम याद रखना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी वाला याद रखना, ये ज्यादा इलेबोरेटेड है, इसको मत देखना। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में जो ये स्टेप्स हैं और किस स्टेप पे क्या बन रहा है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। सही है। ये प्रोसेस और चेन साइकिल 10 नंबर जो है ये स्टेप्स हैं, ये आपको एज इट इज याद करने ही करने हैं। इसकी कोई वो नहीं है बीच में कि कंडीशन लगा देंगे तो याद ना करने पड़े, ठीक है। और साथ के साथ ये भी याद रखना है कि एटीपी कहाँ पर यूज हो रहा है, कौन से स्टेप में एटीपी यूज हो रहा है। सिंपल है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब 6 फॉस्फेट आपने करा तो ऑब्वियसली वहां पे एटीपी यूज होगा। जहां पे भी फॉस्फेट ऐड हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, वो एटीपी की हेल्प से ही होगा। तो हमने ओवरऑल देखा यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है, यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है। तो फर्स्ट 5 जो स्टेप्स हैं वहां पर तो यूज हो रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, ये एटीपी बना, यहाँ पर एक एटीपी और बना। सही है, यहाँ पे एनएडीएच बना, ठीक है। ये एनएडीएच भी क्या करेगा, आगे जाके हमें एटीपी देगा। सही है। तो आपको आज की टास्क ये है कि इसको थोड़ा सा देख कर आना, इसको याद कर लो। स्कूल में जब कराएंगे तब कराएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में अगर पूरा टेबल ये दिया है तो आपको बाय द मॉलिक्यूल्स की किसके बाद क्या बन रहा है ये आपको याद करना ही पड़ेगा। सही है जी, बेसिक समझ में आए। अब क्वेश्चन, दिस इज ग्लाइकोलाइसिस है ना, इसको याद कर लेना एक बारी। इसके बाद हम देखेंगे कि कहां पर, अभी मैंने बीच में छोड़ा है इसको, कि एटीपी कहां बन रहा है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, अभी फॉस्फोराइलेशन हमने ऑक्सीडेटिव देखा था, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल। सबस्ट्रेट लेवल का मतलब है कि जहां पे प्रोडक्ट बन रहा है वहीं पर एटीपी बन रहा है। ये डायरेक्ट बन गया ना एटीपी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट एटीपी बन रहा है। जैसे डायरेक्ट कंज्यूम हो रहा था वैसे ही डायरेक्ट एटीपी बन भी रहा है। इस टाइप के फॉर्मेशन को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कि सबस्ट्रेट के साथ ही जहां पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वहीं पर एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये होता है सबस्ट्रेट लेवल, सबस्ट्रेट के लेवल पर फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट के लेवल पर एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक है। और बाकी ये जो है, ये एनएडीएच जो निकल के आया है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर जाकर एटीपी बनेगा। तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ये बाद में बनाएगा, ये सबस्ट्रेट के लेवल पे नहीं बना रहा। ये छोटे छोटे जो टर्म्स है ना बच्चों, ये क्लियर होने चाहिए। समझ आ रही है बातें कि सबस्ट्रेट लेवल क्या है, ऑक्सीडेटिव क्या है, वहां पर फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। तो ये चीजें वर्ड के हिसाब से पढ़ोगे, लिखा क्या है, वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ है। सही है, तो इसको देख लेना थोड़ा सा। दोबारा से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये देखेंगे। और उसके बाद आएंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन में क्या होता है, और कैसे कैसे चीजें बन रही हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, फर्मेंटेशन में क्या बन गया भाई, अल्कोहल बनता है ना। जैसे ब्रेड बन रही है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं सारे, उनमें क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन। लिक्विड बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, बियर बन रही है, वो क्या हो रहा है, वो सब फर्मेंटेशन है, क्योंकि वो अनएरोबिक प्रोसेस है सभी। वो सब क्या है, वो अनएरोबिक प्रोसेस है। हम घर में भी बनाते हैं ना, कोई कोई चीज फूड ऐसा बनाते हैं कि उसमें क्या करना होता है, हमें फर्मेंटेशन करना होता है। तो वो क्या है, वो सब एनारोबिक प्रोसेस है। हम उसमें क्या करते हैं, आपकी मम्मी को आइडिया होगा, आप देखो घर में भी फूड जो मम्मी खाना बना रही है उसमें भी साइंस लगा रही है। उनको भले ही ना पता हो ये क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें प्रॉपर तरीका पता है, ठीक है। तो ये चीज है, हमने क्या करा, उसको हम हमेशा ढक कर रखते हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर ना जा पाए, तभी वो फर्मेंट होगी चीज। ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना है आपको, तभी क्या होगा, वहां फर्मेंटेशन होगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और जब अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, वो चीज क्या बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं उसको खमीर उठ गया, ठीक है। आपने सुना भी होगा अपनी मम्मी से कभी, यस मैम। है ना, वही चीजें हैं। तो हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस के बाद बेसिकली जो पायरुविक एसिड बनता है 10 स्टेप की रिएक्शन के बाद, इसका आगे क्या होता है, ठीक है। ये देखेंगे कैसे कैसे रिएक्शन चलती है और फाइनली कैसे हमारा एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। सही है जी, तो इसको थोड़ा सा देख कर आना। एटीपी का फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे होता है, सबस्ट्रेट लेवल पे क्या हो रहा है, कितने, अब ये क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे कि कितने एटीपी यूज हो गए और कितने कंज्यूम हो गए, कितने बने। तो 2 एटीपी तो यूज भी हो गए ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है। नहीं नहीं, टफ, नो नो नो, टफ नहीं है बच्चे, बिल्कुल भी टफ। डायरेक्टली सिंथेसाइज का मतलब यूज होना होता है, किसका किसका, डायरेक्टली सिंथेसाइज।
नहीं, डायरेक्टली सिंथेसाइज का यूज कैसे हो जाएगा? सिंथेसाइज का मतलब तो प्रोडक्शन हो गया ना, सिंथेसिस कर रहे हैं, बना रहे हैं किसी भी चीज को। सिंथेसिस का मतलब तो जैसे यहाँ पे ये हो रहा है, ये डायरेक्ट बन रहा है ना एटीपी, इस लास्ट स्टेप में देखो और इस वाले में देखो, इसको बोल सकते हो आप डायरेक्टली सिंथेसिस हो रहा है। इसको ही हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी बोल देते हैं। सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन, यूज नहीं, बन रहा है वहां पर। बाकी डिपेंड करता है कि 4 होंगे। 4 इसलिए लिखे हैं क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल बनते हैं। देखो यहाँ पे, अभी मैंने पूरा बताया नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में बताती। यहाँ देखो, ये जब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट होता है ना, ये फोर्थ वाला जो नंबर है, इस पे देखो, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट ना कन्वर्ट होता है ट्रायोज फॉस्फेट और ट्रायोज, तो ये डाइहाइड्रो, मुझे तो ऐसे याद है, ये DHAG होता है ये। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं और ये क्या करते हैं, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ये बना है ना बीच में सिंबल, ये क्या करते हैं, ये दोनों रिएक्शन चलेंगी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, और ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो दोनों में ही क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। आपको यहाँ सिर्फ एक में दिखाया है देखो यहाँ दो लिखे हुए हैं, सही है। दोनों मॉलिक्यूल इंटर कन्वर्ट होंगे, एक मॉलिक्यूल से दो एटीपी बन रहे हैं, फिर दूसरे से भी दो बनेंगे, तो टोटल 4 हो गए। Yes. ठीक है, बाकी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, अभी मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताया इसको। ठीक है, कि 4 क्यों बन रहे हैं, 2 कहाँ जा रहे हैं, NADPH कहाँ जा रहा है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहीं से स्टार्ट करेंगे टेबल से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख कर आना, और फिर नेक्स्ट देखेंगे कि पायरुविक एसिड कैसे जा रहा है, एसिटिल कोएंजाइम में कैसे बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ जाएगा। अभी सिर्फ प्रोसेस कहाँ चल रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस चल रहा है। अभी ये कहाँ जाएगा, अभी ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा फिर। सही है, चलो यस मैम। अब 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन देखते हैं, फिर खत्म करेंगे बस। रुक रहे हो, जा रहे हो, पहले तो यही बताओ। पोल्स के थ्रू करना, क्वेश्चन पढ़ो, मैं तब तक पोल देती हूँ। टाइम टेबल तो सब बच्चों के पास है ना, कोई ऐसा थोड़ी है जिसे टाइम टेबल। यस मैम। टाइम टेबल बेटा ऐसा करा करो ना, जो ग्रुप्स में मैसेज आते हैं ना, उनको स्टार मार्क कर लिया करो, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे मैसेज आते हैं, कभी कभी मिस भी हो जाता है, उसको स्टार मार्क करके रख लो, जिससे याद रहे कि कौन सी क्लास किस दिन।